कन्फर्मेशंस में ये कुछ चार कन्फर्मेशन के बारे में बताए थे। ठीक है। वैसे कन्फर्मेशंस होते कितने हैं बे? इनफाइनाइट। बस इसमें से कुछ चार ही बताया है, ये सब 60 डिग्री रोटेशन वाले हैं। हर 60 डिग्री रोटेशन पे ये कन्फिग्रेशन आएगा और 360 डिग्री रोटेशन के बाद वापस से ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये बना लिए थे तुम लोग। अरे ये बनाया नहीं था क्या तुमने? पीडीएफ मिला हुआ घर पे तो बनाया होगे। अभी छापो और लिखो। छाप लिया होगा। लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस।
stability of conformation depends on पहला लिखो टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉरिजिनल TORISION, हाँ वही टॉरिजिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन। टॉरिजिनल स्ट्रेन क्या होता है? जब उसमें लिखो आगे, रिपल्शन बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड्स, रिपल्शन बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड्स, दो सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। अगला लिखो। अच्छा, तो रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? घटती है। तो अगर टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो। ठीक है, जैसे ये दोनों सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, ये ए और बी का जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे काफ़ी पास में है, लेकिन यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? ज़्यादा। तो किस केस में टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा? फुली एक्लिप्स में या गॉस में? फुली एक्लिप्स में ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन होगा, गॉस में कम होगा, है ना। वैसे ही पार्शियली इक्लिप्स में भी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, और एंटी में ये जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हर 60 डिग्री रोटेशन पे जो 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 डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो रही है, फिर मिनिमम हो रही है। हालांकि इस साइड से देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, पर एक्चुअली में बहुत कम नहीं है। तुम देखोगे तो ये थोड़ा छोटा बना है, पर ठीक है। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में अभी फिलहाल इतनी डिस्टेंस है, इतनी, ठीक है, इतनी के बराबर डिस्टेंस है, जो कि ठीक है। ये इस साइड से देखने से लगता है कि ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, पर एक्चुअल में ये एंगल, ये जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर मैं इसको 60 डिग्री ऐसे रोटेट करूँ तो इस तरह का एक फॉर्म बनता है जिसको हम गॉस फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से टॉर्जनल स्ट्रेन इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रेन की वजह से, रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। ये चीज़ लिख लेना, है ना। स्टेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टॉर्जनल स्ट्रेन। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, है ना। तो लिख लेना, स्टेबिलिटी इंक्रीज विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन? रिपल्शन। और रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है। तो वो भी लिख लेना, स्टेबिलिटी डिक्रीज विद स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेबिलिटी डिक्रीज विद स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है स्टेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस टेक्निकली। तो पर थोड़ा ज़्यादा लिखवाना नहीं चाहता मैं, इसलिए ऐसे ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। और ये जो स्टेबिलिटी का के डिपेंडेंसी है, ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखवा रखी है मैंने। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब आई होप तुम्हें समझ में आता होगा। मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे? टॉर्जनल स्ट्रेन, फिर क्या देखोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना। एक
छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ कन्फर्मेशंस ऑफ following compounds and write the decreasing order of stability of their conformations. ये कुछ कंपाउंड बना रखे हैं हम। हाँ, सारे इलिप्स। इन सब का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है कन्फर्मेशंस के, और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ पहला वाला। ठीक है, अब पहले वाले में क्या होगा, यहाँ ये जो ऑरेंज और पर्पल है, इसमें इन दोनों को ही क्या मान लिया मैंने, हाइड्रोजन। ये क्या है बे, दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ, फ्रंट से जब देखेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन अपने को दिखाई देंगे विद एट कितना डिग्री एंगल, 120। ठीक है, तो 120 पर, आई होप कि ये 120 हो। नहीं, ये वाला थोड़ा बड़ा है, पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कुछ बना देता हूँ। ये ठीक है, 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन। और दूसरा जो जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसके पीछे दिखेगा, वो कुछ ऐसा होगा, ये पीछे वाला। इसमें यहाँ हाइड्रोजन होगा, और इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इसको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज किया जा सके, है ना। तो ये हमारा पीछे वाला कार्बन है, ये हमारा आगे वाला कार्बन है। ठीक है, और अभी अपन क्या कर रहे हैं, हम किसी एक कार्बन को ऐसा फिक्स रख के, यहाँ अगर देखोगे तो ये ही अपना अ, ये बन रहा है पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कि ये थोड़ा like, जो ओवरलैपिंग है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जस्ट उसके पीछे चले गए, दिखते रहते हैं पर पीछे रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला किधर है, फ्रंट वाला कार्बन है कि बैक वाला कार्बन, बैक वाला कार्बन है। ठीक है, किसको फिक्स रखना चाहते हो तुम, फ्रंट वाले को फिक्स रखना चाहते हो और बैक वाले को रोटेट करना चाहते हो। ठीक है, वही कर लेते हैं। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें 60 डिग्री रोटेशन के बाद जो फ्रंट वाला कार्बन है वो ऐसे ही फिक्स रहेगा, यहीं पर रहेगा, और इस वाले कार्बन को हम 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। 60 डिग्री रोटेट करने से ये बनेगा ऐसा कुछ, ऐसा दिख रहा है। अरे यही बनेगा ना, जैसे जैसे रोटेट करेंगे थोड़ा थोड़ा दूर जाता जाएगा, एग्जैक्ट 60 डिग्री के बाद ये बनता। ठीक है, अच्छा फर्दर और 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसे में ये फ्रंट वाला ऐसे ही रहेगा, और ये जो बैक वाला है इसको 60 डिग्री और रोटेट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली पहले वाले जैसा बन गया, नहीं।
इसमें 4 तरीके के नहीं बन रहे, सिर्फ कितने तरीके के बन रहे हैं? 2 तरीके के। तो जैसे ऐसे होता था ना कि ये वाले को हम फुली एक्लिप्स बोलते थे, इस वाले को गॉस बोलते थे, और इस वाले को पार्शियली एक्लिप्स बोलते थे। इस बार क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब सेम हो गया, तो फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स में मतलब ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि फुल्ली एक्लिप्स कौन सा है और पार्शियली एक्लिप्स कौन सा है। दोनों ही एक्लिप्स है। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसीलिए इस स्ट्रक्चर में हम लोग इसको फुली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स ना लिख के क्या लिखते हैं? खाली एक्लिप्स लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको और 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर वापस से यही बन जा रहा, देख रहा है? तो यहाँ पर कितने तरह के कन्फर्मेशन बनेंगे? बस इनफाइनाइट, है ना? कन्फर्मेशन हमेशा कितने बनते हैं? इनफाइनाइट। ये भूलना नहीं है ना, इमोशन में बहना नहीं। पर मैंने कितने बनाए हैं? सिर्फ 2। 60 डिग्री रोटेशन पे खाली 2 तरह के ही बन पाएंगे। ठीक। तो अब अगर ये हाइड्रोजन अलग अलग रहते, ए और बी अलग अलग रहते, तो एक को गॉस और एक को एंटी बोलते, क्योंकि गॉस में इधर इधर रहता है और एंटी में जस्ट अपोजिट रहता है। ठीक है। पर क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोजन हैं, तो इसको गॉस बोलोगे या एंटी बोलोगे? इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इथेन का जब 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 ये कन्फर्मेशंस बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 टाइप के इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशंस बनते हैं। एक जिसको एक्लिप्स बोलते हैं और दूसरे किसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। ये जो 4 नाम हैं, फुल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स, गॉस और एंटी, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जब ए और बी दोनों क्या हो, मतलब इन हाइड्रोजन से अलग। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इथेन में खाली एक्लिप्स और स्टैगर्ड होता है। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? स्टैगर्ड वाला थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा बे? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कम, टॉर्जनल स्ट्रेन कम। दिख रहा है ना? टॉर्जनल स्ट्रेन कम दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक, सब लोग। और बाकी के 4 जल्दी से बनाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स में से स्टैगर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है, बस यही लिखना है। ठीक है, जल्दी से लिखो।
कितने लोग सारे स्ट्रक्चर बना लिए और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लिए? जल्दी करो।
कर लिया होगा, अबे कर लिया ना? कितने लोग सारे, एटलीस्ट सारे कंफर्मेशंस बना ली? चलो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंफर्मेशंस की, ब्यूटेन के कंफर्मेशन। ठीक है, अब ब्यूटेन कंफर्मेशन में, अच्छा बना ही देते हैं यार। ब्यूटेन में कितने कंफर्मेशंस बनाए हो? होते तो इनफाइनाइट है, लेकिन बनाए कितने हो गए? 6, लेकिन उसमें 2 जो होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, है ना? तो बीच अरे पहला और आखिरी नहीं बे, बीच वाले जो दोनों हैं, 2 गॉस बन रहे होंगे और 2 पार्शियल एक्लिप्स बन रहे होंगे, यही बन रहा है ना? ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इधर देखेंगे यहाँ पे सभी लोग, ये कार्बन कार्बन का वो सिंगल बॉन्ड है जिसके अबाउट रोटेट करके मुझे कंफर्मेशन बनाना है। ये जो दोनों दिख रहे हैं वहाँ पे CH3 है, ठीक है? इसके अबाउट भी रोटेशन फ्री है, बट अभी इसके अबाउट रोटेट करके हम लोग कंफर्मेशंस नहीं बना रहे हैं, ठीक है? हम सिर्फ इसके अबाउट रोटेट करके कंफर्मेशन बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो ये एक फुल्ली एक्लिप्स वाला स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बे? फुल्ली एक्लिप्स। अगर मैं इसको रोटेट करूं ऐसे 60 डिग्री, तो ये कौन सा फॉर्म बना है? गॉस फॉर्म, गाउचे नहीं यार, गॉस फॉर्म, ठीक है? तो लोग गाउचे बोलते हो क्या? ठीक, तो ये जो फॉर्म बना है वो गाउचे, ठीक है? अरे यार मेरा प्रोनाउंसिएशन भी खराब करेंगे। गाउचे फॉर्म बन रहा है, गाउचे, ठीक है? अब इसके बाद अगर इसको और 60 डिग्री में रोटेट करता हूं, इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से, तो ऐसे ये बनेगा फॉर्म, दिख रहा है? डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे। ऐसे इस एंगल से देखोगे तो ये CH3 के पीछे हाइड्रोजन आएगा और इस हाइड्रोजन के पीछे CH3 दिखाई देगा, पर पीछे रहेगा, ठीक है? इसके बाद अगर 60 डिग्री और रोटेट करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये दोनों CH3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम, ठीक है? इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एंटी फॉर्म। इस साइड से देखने पे तुम्हें ऊपर की तरफ ऐसा CH3 दिखेगा, कहाँ गया ये, और नीचे की तरफ तुम्हें ये वाला CH3 दिखेगा, दिखाई दे रहा है ये? अब दिख रहा है ना? ठीक। पर हाँ, फर्दर और 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मोरलेस इस ऊपर वाले पार्शियल एक्लिप्स जैसा है, हालांकि बस यहाँ पे जो CH3 है पहले इस साइड था और अभी इस साइड आ गया, ठीक है? बस यही है। फिर इसके बाद फर्दर इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये गाउचे बनेगा फिर से ऐसा, और फिर फर्दर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो पूरा 360 रोटेशन हो गया, तो वापस से वो ओरिजिनल वाले पे आ जाएगा, फुल एक्लिप्स, ठीक है ना भैया? तो स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? कहाँ गया पेन? स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा इसमें, इस वाले में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, देखो, फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स दोनों में जो ये टॉर्जनल स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा है, और गाउचे और एंटी में जो जो टॉर्जनल स्ट्रेन है वो कम है, सबसे कम है। तो एंटी और गॉस ये ज़्यादा स्टेबल होंगे देन फुली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है? पर अब बात करें गॉस और एंटी में, तो उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या इधर?
CH3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पर अब सीधा हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। गॉस फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है या एंटी फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा? ये भी कोई बोलने वाली बात है, दिख रहा है साफ से, ठीक है। तो गॉस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो गॉस और एंटी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? एंटी वाला, दिखाई दे रहा है, और गॉस वाला उसके बाद। और फुली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स में अगर मैं बात करूँ तो ये फुली एक्लिप्स है, दिख रहा है, अब दिख रहा है ना फुली एक्लिप्स, ये फुली एक्लिप्स है, इस साइड से देखोगे, और पार्शियल एक्लिप्स ये वाला है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें किस में कम है? पार्शियल एक्लिप्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, फुली एक्लिप्स में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर तुम रोटेट करते हो ना एक को रोक के इससे, तो तुम देखोगे कि ये CH3 आपस में ना ऐसे लड़ते भी हैं, एक कट कट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लड़ने की है। इट मीन कि ये इतने पास आ जाते हैं कि इनके हाइड्रोजन आपस में टकराने के करीब में रहते, ऑलमोस्ट उतने, ठीक है, अगर रोटेशन सही से किया जाए तो। और इसीलिए ये हाइड्रोजन कभी भी ऐसे मतलब इस ओरिएंटेशन में नहीं रहते, हमेशा इस ओरिएंटेशन में रहते हैं, और ये वाला इस ओरिएंटेशन में रहता है। तो इस फॉर्म में कभी भी रोटेट करोगे तो ये नहीं टकराएंगे, दिखाई दे रहा है। पर अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करके रखता हूँ, इस तरह से, तो ऐसे में इनके टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं कट कट की आवाज़ आ रही है, हाँ, तो ये मैं नहीं कर रहा, ये अपने आप से ये इसमें कोलिजन होता है तभी आती, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, इस फॉर्म में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए ब्यूटेन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ओरिएंटेशन है वो नहीं फॉलो होती, हमेशा ये वाली ओरिएंटेशन फॉलो होती है, हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इसके बीच में मिनिमम रहता है, ठीक है। खैर, तो फुली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? पार्शियली एक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फुली एक्लिप्स को इधर करते हैं, पार्शियल एक्लिप्स को इधर करते हैं, ये ऑर्डर है। समझ में आ रही बात? सेम ऐसे ही दोनों फ्लोरीन रहेंगे। अभी ये CH3 को हटा के मैंने इसको क्या कर दिया, फ्लोरीन कर दिया, तो ये ब्लैक कलर का यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ, ठीक, निकलने पे यहाँ पर फिर से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा सबसे? ये आंट लिखा हुआ है यार, एंटी करते इसको। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एंटी वाला, ठीक है। और उसके बाद कौन सा होगा? गॉस वाला, फिर पार्शियल एक्लिप्स, और फिर क्या है? फुल एक्लिप्स। इसमें भी वही हिसाब किताब है, पर स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा है, CH3 के केस में या फ्लोरीन के केस में? CH3 केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि CH3 के जो बॉन्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो ज़्यादा बड़े होंगे। फ्लोरीन वाला वो छोटा मॉलिक्यूल होता है, सब काफ़ी पास रहेगा, ठीक है। यहीं पे अगर आयोडीन लगा देते तो उसका साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। तो खैर, OH की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो OH और OH में कैसी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं यहाँ पर, यहाँ OH है, अरे यार कलर चेंज करना पड़ेगा, ये B को हमने OH माना है और इसको भी हमने OH माना है, तो यहाँ पर O और H के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तुम कहोगे इतना पास से कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? पास में नहीं है ना, इधर से देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। OH का बॉन्ड दिखाऊं क्या? दिखा देते हैं। अब ये जो ब्लैक वाला है, इसको अब मान लेंगे हम लोग ऑक्सीजन, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन लगाया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ऐसे देख ध्यान से, ऐसे इस फॉर्मेट में रखता हूँ, तो क्या तुम्हें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं? और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये बॉन्ड ऐसे ही रहता, पर अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए तो ये अब एक फिक्स स्ट्रक्चर बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग का। दिख रहा है? इसको अपन क्या बोलते हैं? चिलेशन। अब ये एक बढ़िया चिलेशन है कि नहीं बे? दिख रहा है? अच्छा, गॉस फॉर्म में अगर मैं करता हूँ ऐसे गॉस, तो भी क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है बे? और इसमें भी 5 मेंबर रिंग बनी है, बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर मैं पार्शियली एक्लिप्स लेता हूँ तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी क्या? इतना दूर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। दिख रहा है? हाँ, कनेक्शन लॉस हो जाएगा ब्लूटूथ डिवाइस की तरह। और एंटी फॉर्म में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो पाएगी? ऐसे इधर से आके ऐसे। अबे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पार्शियल एक्लिप्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ किस में है? फुल्ली एक्लिप्स और गॉस, ठीक है।
तो अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इस वाले में, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हटाते हैं। एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि एंटी और गॉस की स्टेबिलिटी पार्शियल एक्लिप्स और फुल एक्लिप्स से तो क्या ही होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे पहले क्या देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है, फुल एक्लिप्स में और गॉस में। तो फुल एक्लिप्स और इसमें एक्लिप्स में, पार्शियल एक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, एंटी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जो ज्यादा स्टेबल होंगे? हाँ, फिर से पूछ रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फुल एक्लिप्स में और गॉस में, ठीक है, और पार्शियल एक्लिप्स और एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दिख रहा है ना। तो कौन से दो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे? गॉस और एंटी, क्योंकि पहले अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखते, ठीक है, पहले अपन क्या देखते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन, और टॉर्जनल स्ट्रेन किस में कम है, गॉस और एंटी में, तो गॉस और एंटी को ही आगे करेंगे, ठीक है। पर अब अगला स्टेप क्या है देखने वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब गॉस और एंटी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, गॉस वाला, दिख रहा है। तो एंटी को अपन साइड में करते हैं और गॉस को इधर रखते हैं, एंटी इधर, ठीक है, ये आएगा। सेम वैसे ही पार्शियली एक्लिप्स और फुल्ली एक्लिप्स में टॉर्जनल स्ट्रेन तो सेम है, पर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, फुल्ली एक्लिप्स में, तो किसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, फुल्ली एक्लिप्स की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पार्शियली को इधर लेते हैं, फुल्ली को इधर लेते हैं, ये ऑर्डर है, हाँ ये ऑर्डर है, दिख रहा है ना बे। इस वाले में जो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाए, तकलीफ में तो नहीं हो, अरे बोल, ठीक। अगला जो है वो है यहाँ पे फ्लोरीन और OH, दिख रहा है ना। फ्लोरीन, अब इस ब्लैक वाले को फ्लोरीन मान लेते हैं, कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो क्या OH और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा बे, अबे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो किस फॉर्म में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये फुल्ली एक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, अबे दिख रहा है, गॉस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, ठीक है। इस पार्शियली एक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, ये बहुत दूर है, ये देख, ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो अब यहाँ नहीं होगी। और एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सवाल ही पैदा नहीं होता, देख रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है सिर्फ, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सेम यही ऑर्डर आएगा, दिख रहा है। तो जो लास्ट वाले हैं ये दोनों, इन दोनों का सेम ऑर्डर आएगा, और इन दोनों का ये दोनों ऑर्डर आएगा, और इसमें तो खाली दो ही बन रहे हैं, तो स्टैगर और एंटी बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, लिखो, एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है ना, मान ले कोई साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन टाइप का, ठीक है। इसमें जो कार्बन है यहाँ पे, ये ट्रायंगल नहीं बनाया है, कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp3, देख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 पे कितना एंगल चाहता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जाता है, 109.5 डिग्री का एंगल चाहता है, तभी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड्स के बीच का रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, और तभी स्टेबिलिटी क्या होगी बे, मैक्सिमम, ठीक है। पर अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो मैथ्स के हिसाब से कितना एंगल रखना पड़ेगा, ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90,
60, अगर सारे एंगल बराबर करेंगे तो 60 होगा। ये नहीं कि एक का 90 कर दिया बाकी दोनों का 30-30 कर दिया, वो दोनों घर आएंगे कि हमारा ही 30-30 कर दिया यार, उनको उसको 90 दे रखा। तो सबको इक्वल करके रखे हैं, तो सबको मैक्सिमम 60 डिग्री का एंगल ही दे सकते हैं अपन, उससे ज़्यादा एंगल किसी को नहीं दे सकते। ठीक है। अब 60 डिग्री एंगल पे तो सब गिर आएंगे, क्योंकि उनको तो कितना एंगल चाहिए, 109.5। अब यहाँ पे जो ये मैंने ब्लैक कलर का लिया है एटम, है ना, इसमें जो ये जो ऐसा गुंडी टाइप का निकला रहता है, इन सब के बीच में एंगल 109.5 का होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी बॉन्ड लगाता हूँ ना, तो सबके बीच में एंगल 109.5 हो जाएगा। और अगर मैं इनके बीच का बॉन्ड ना बनाऊं, ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा 109.5 के हिसाब से। पर जैसे ही मैं इसको इस वाले से बॉन्ड बनाऊंगा, ऐसे में इसको मुझे ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देख दें, ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये बॉन्ड भी इसमें तुम देखोगे ना, तो बॉन्ड इसमें स्ट्रेट नहीं है। जनरली जो बॉन्ड बनते हैं वो एकदम ऐसा सीधा बनता है। पर अगर तुम्हारी आंखें सही हैं, तो तुम्हें यहाँ पे एक ना, इस बॉन्ड में एक कर्व दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? इसमें भी इनको समोसा दिख रहा है। अच्छा, अब बनाना बॉन्ड नहीं बना मैंने, तो यहां पर एक कर्व है, जिसकी वजह से मतलब यहां पे एग्जैक्ट ये जो एंगल है ना बॉन्ड्स के बीच में, देखोगे ध्यान से, 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। अब वो क्यों है वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक्चुअली में मैथमेटिकली अगर हम जब बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शोमीटर से देखने के बाद अपने को खाली ये एटम्स दिखाई देते हैं, ये बॉन्ड का कर्वेचर नहीं दिखता है। ठीक है, तो हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। अपने को खाली ये डॉट दिखेगा, और ये डॉट दिखेगा, और ये डॉट दिखेगा, और इन डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो अपने को लगता है कि ये बॉन्ड है। ठीक है, पर एक्चुअल में जो बॉन्ड है वो कुछ ऐसे आ रहा होता है, दिख रहा है? ऐसे थोड़ा बेंट हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि भाई ऑर्बिटल तो उधर ही जा रहे हैं, ऑर्बिटल इधर ही जा रहा है, पर अब इनको ओवरलैप करना है, तो इसलिए इसको अपन बेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बोलते हैं। वो सब अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अगर ये 109.5 पे रहते, तो इनके बीच का स्ट्रेन क्या होता, मिनिमम होता। बट इनको जबरदस्ती कैसे दबा के इनको कितने डिग्री पे लाया गया है, 60 डिग्री पे। तो क्या 60 डिग्री पे इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा? इनके बीच में रिपल्शन ओरिजिनल वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है, क्या ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा बे? नहीं हो, इतना स्टेबल नहीं रहता। और क्यों स्टेबल नहीं रहता? क्योंकि यहाँ बॉन्ड्स को जबरदस्ती पास लाया गया, आना नहीं चाहते थे पास, जबरदस्ती चिपकाया गया। ठीक है, जबरदस्ती 60 डिग्री पे रखा गया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यही जो रिपल्शन है इस एंगल की वजह से, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेन डेवलप हुआ है। स्ट्रेन तुम्हें दिखेगा, तुम जब इसको बनाओगे ना, जब इसको तोड़ोगे, तो ये काफ़ी रिलीफ फील करते हैं, इसमें बॉन्ड सारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो थोड़ा इनर्शिया की वजह से इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में 109.5 का। क्या क्या करें? यहाँ, तो ये 60 डिग्री के एंगल पे उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। और एंगुलर स्ट्रेन को वैसे तो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी एक फार्मूला बनाना था, इसलिए बना दे रहे हैं। एंगुलर स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है, ये होता है बॉन्ड एंगल थियोरेटिकल माइनस बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई 2, ये आता है। थियोरेटिकल बॉन्ड एंगल माइनस ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल डिवाइड बाई 2 करके हम एंगुलर स्ट्रेन निकालते हैं। फार्मूला लिख लो, और एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट
कैलकुलेट एंगुलर स्ट्रेन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स बना रखे, शेप नहीं बना रखे। यार इसमें तो 3 देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही करो। मैं तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक बता देता हूँ। ये वाला देखो, इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बे? sp2, और sp2 के हिसाब से कितना एंगल होना चाहिए? एंगल कितना होना चाहिए? 120। और क्योंकि ये ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम? 60। 60 घटाएंगे बाई क्या करोगे? 2। ये कितना आ रहा है जल्दी से बताओ? 30। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, ऐसे ही सभी में कैलकुलेट कर बताओ कितना आ रहा है। बोलना। नाम बोल उसका। साइक्लो 1,3-डाइन। साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइन, हाँ क्या हुआ उसका? सबको बराबर रख के देख ले कितना होता। क्या लग रहा है तुझे कितने का होगा? अब अपना दिमाग लगाओ कुछ, अब तुरंत कैसे बता दे यार। अभी दिए हैं क्वेश्चन, कर लो फिर उसके बाद बताएंगे।
चलो पहला ये वाला कर लिया होगा। ये बता थियोरेटिकली कितना एंगल होना चाहिए? 109.5, यही ना? और है कितना? 60/2 कितना आ रहा है ये? 24.75, यही ना? इसमें देखो थियोरेटिकली कितना एंगल होना चाहिए? 109.5 और है कितना? 90 बाई क्या 2 कितना आ रहा है? 9.75 ना? यही आ रहा है। यहाँ देख सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कितना डिग्री एंगल होना चाहिए? 120 है कितना? 90/2 कितना आ रहा है? 15। ठीक है। यहाँ पर सभी एंगल होने चाहिए कितने? 109.5 और हैं कितने पे? ये एक कितने का एंगल होता है? 108 का, पता है ना? ये मैं नहीं निकाल के दिखाऊंगा। ये बाई 2 करना, ये कितना आ रहा है? 0.75 आएगा। ठीक है, 0.5 नहीं आएगा, 0.75 है। अरे 1.5 डिवाइडेड बाई 2.75 होता है ना? इसमें कितना डिग्री एंगल होना चाहिए? 120 और है कितना? 120। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 0। बेंजीन में कितने डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन होता है? एक भी नहीं। अच्छा, एंगुलर स्ट्रेन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? घटती है ना? यहां तक कितने लोग पूरा सही सही कर पाए थे ईमानदारी से? आप बाकी क्या कि अब ये भी गलत कर दोगे क्या? फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल लिख के घटा के जो बताना था। तो या तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन से एंगल निकालने नहीं आता, या फिर तुम्हें शेप का एंगल निकालने नहीं आता, और या फिर तुम्हें सब्सट्रैक्शन नहीं आता, या डिवीजन में गलती करते हो। और ये चारों ही चीज़ें सीखने के लिए तुम्हें अपने पास्ट में जाना होगा, टाइम मशीन से नहीं बे, पास्ट में जाएंगे। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बे? बेंजीन, क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन क्या है? 0। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? हाँ, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन इसमें क्या है सबसे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। कहाँ है? एंटी एरोमेटिक है। अबे ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बावजूद इसके इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। एरोमेटिसिटी की वजह से ये डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है, हालांकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन क्या है? बहुत ज़्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है? एरोमेटिसिटी। और वो वाला जो फोर्थ वाला बना रखे साइक्लोब्यूटाडाइन, उसमें एंगुलर स्ट्रेन उतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। क्यों बे? क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तकलीफ में हो तो स्टेबिलिटी के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, खाली एंगुलर स्ट्रेन से नहीं ले सकते। तो एंगुलर स्ट्रेन और एरोमेटिसिटी में से कौन जीतेगा? एरोमेटिसिटी। एंगुलर स्ट्रेन और रेजोनेंस में से कौन जीतेगा? रेजोनेंस। और एंगुलर स्ट्रेन और हाइपर कंजुगेशन में से कौन जीतेगा? एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एंगुलर स्ट्रेन रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के बीच में जाकर बैठता है कहीं। अब क्योंकि वो पढ़ाया नहीं मैंने, तो इसलिए एग्जैक्टली वहाँ पे रूल में ये नहीं लिखवाया था। तो एंगुलर स्ट्रेन हाइपर कंजुगेशन से के ऊपर डोमिनेट करता है, और रेजोनेंस से क्या हो जाता है? पीछे रहता है। तकलीफ में हो? अबे तकलीफ में हो गया? ठीक है, ठीक है। वो उसका निकाले साइक्लोहेक्सेन। इसके हिसाब से कितना होना चाहिए? 109.5 और है कितना बे? 120। तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ रहा है? 5.15 माइनस 5.15, 5.25, यही कुछ आ रहा है ना? पता नहीं कितना आ रहा है, ऐसे ही कुछ आएगा माइनस। ये कितने लोग सही से निकाले हो? गलत।
देखो नेगेटिव स्ट्रेन का कोई मतलब ही नहीं होता। नेगेटिव स्ट्रेन का क्या मतलब है? पॉजिटिव एंगुलर स्ट्रेन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन, और नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्ट नहीं कर जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो एंगुलर स्ट्रेन आएगा, एंगुलर स्ट्रेन वो जीरो आएगा। और उसका रीजन है वहां जो कार्बन है वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। और sp3 पे कितना एंगल डिमांड करेगा वो 109.5। और एक साइक्लोहेक्सेन, एक हेक्सागन कितना एंगल मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है? 120 का। तो 120 दे सकता है, तो 109.5 नहीं दे देगा। और इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं और सारे एंगल 109.5 के हों, ये देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर देख रहा ध्यान से, सारे एंगल को मैंने 109.5 रखा है, कोई भी बॉन्ड तुम्हें टेढ़ा नहीं दिखेगा, सब सीधे, ठीक है। तो एक नॉन प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें हर एक एंगल है कितने का? 109.5 का। और हर एक एंगल होना कितना चाहिए? 109.5। तो ऐसे में जो जो एंगुलर स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा? जीरो। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन अपने दिमाग में चलता है कि ये फ्लैट होगा, प्लेनर होगा, अपने दिमाग में ये फोटो बनता है, रुको दिखाते हैं ये। अब अगर तुम इस प्लेनर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें बॉन्ड तुम्हें सीधा नहीं दिखेंगे, तुम्हें इसमें बेंट, ऐसा कर्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस बॉन्ड के बीच में? और वो कर्व इसलिए है क्योंकि जो जितना एंगल होना चाहिए था उतना पे नहीं रखा है इसको। कितना होना चाहिए? 109.5। और 109.5 पे इसको रखोगे और सही से स्ट्रक्चर बनाओगे। देखो इसको सीधा किया, ये सीधा किया तो हल्का से बेंड हो गया, दिख रहा? अभी ये बॉन्ड सीधा दिख रहा है, पर ये वाला सीधा नहीं है, दिख रहा? इसको भी सीधा करते हैं तो इसको हल्का सा अब ये सारे ही बॉन्ड तुम्हें स्ट्रेट दिखेंगे, दिख रहा है? सीधा दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? इधर आ, यहां आएगा तो दिखेगा यहां, ठीक है। ये पूरा 3 सीट खाली छोड़ के वहां पीछे एकदम बैठते हो तो फिर कोई कोई मतलब नहीं, फिर तो कोई सेंस नहीं बनता। तुमने चूज किया वो सीट, बी देयर। तो यहां पर तुम देखोगे तो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली में इसको हम लोग कॉपी पे ऐसा बनाते हैं, ऐसा, देख रहा है? ऐसा। अब इसको कई सारे लोग इसको बोट फॉर्म बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये बोर्ड जैसा दिखता है। ओरिजिनल में तो बोर्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। बट कॉपी पे जब फोटो बनाते हैं तो ये बोर्ड जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? बोर्ड फॉर्म बोलते हैं। बोर्ड फॉर्म में क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो ये 4 एटम एक प्लेन में है, जो नीचे वाले 4 एटम है, दिख रहा? अब ये चारों दिख रहे हैं ना, एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इधर ध्यान से देखो। ये चारों एक प्लेन में है और ये दोनों प्लेन से जस्ट ऊपर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो हाइड्रोजन होता है ना इस जगह पे, ये बाकी तो सारे हाइड्रोजन ठीक है। अगर तुम हाइड्रोजन की बात करो तो ये सारे हाइड्रोजन इस बोट वाले फॉर्म से दूर जा रहे होते, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन देखोगे ना, मैं हाइड्रोजन सारे लगा के दिखाता हूं तो। थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे, बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तीन, तीन, छः।
इस कंपाउंड में वैसे हाइड्रोजन दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं था, तुम इमेजिन कर सकते थे, पर क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशन पावर मॉलिक्यूल्स को लेके काफ़ी कम है, इसलिए मुझे ये हाइड्रोजन बनाना पड़ रहा है। ठीक, ये जो कंपाउंड था, देखो अभी थोड़ा हाइड्रोजन लगा दिया तो थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, पर ठीक है। अभी अगर तुम सिर्फ ब्लैक वाले पोर्शन को फोकस करो तो तुम्हें दिखेगा कि ये एक बोट फॉर्म दिख रहा है। जितने भी हाइड्रोजन हैं इसमें, इस कंपाउंड में, ये सारे हाइड्रोजन इस बोट से दूर जा रहे हैं, दिख रहा है। सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, खाली ये दोनों हाइड्रोजन, दिख रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ऐसे इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एक आ रहा है और ये एक हाइड्रोजन आ रहा है। फ्लैग पोल हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक, पता नहीं कौन देखता है इसको, ये एक फ्लैग जैसा, जैसे टेबल वाल फ्लैग रखा रहता है ना, वैसे थोड़ा टेढ़ा करके वैसे दिखते हैं, इसलिए इसको फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, टेबल पे ऐसा फ्लैग टिल्ट करके रखा रहता है, देखा तुमने कभी? किसी के ऐसे कोई बड़े ऑफिसर के यहाँ जाओ तो टेबल पे ऐसा रखा, हाँ, क्रॉस करके रखा रहता है। कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे जो फ्लैग होते हैं वो ऐसा टिल्ट करके लटका के रखते हैं, वैसे ही। अब क्यों रखा है मैं नहीं जानता यार, इसका नाम फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें? बाकी हाइड्रोजन को नॉन फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन है। इन दोनों को फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एंगुलर स्ट्रेन कितना आता है? और कितना आएगा वे? 0, क्योंकि सारे एंगल कितने हैं वे? 109.5 के। कहीं भी तुम्हें ऐसा बॉन्ड में ना ऐसा टेढ़ापन, ऐसा कर्व टाइप का नहीं दिखेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर रहेगा तो। एक और फॉर्मेट है, देखो दिखाता हूं मैं। अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट करता, अरे हो जाना बे। अब अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो तुम देखोगे कि इस वाले बॉन्ड के अंदर हल्का सा स्ट्रेन, इसको मैंने फ्लैट कर दिया, इस वाले पोर्शन को फ्लैट कर दिया। ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, ये ऐसे ही रहेगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट हो गया, दिख रहा है? ऐसा, ऐसा दिख रहा है? इसको हम लोग फ्लैट चेयर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, फ्लैट चेयर फॉर्म होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, नहीं बनाता। ठीक है, पर अगर इसी फ्लैट चेयर को, कहाँ गया फ्लैट, ये इधर, इसको ऐसे टिल्ट कर दो, देख, नहीं ये ऊपर चला गया। इस फॉर्म को देखो, ध्यान से देखोगे, ध्यान से इस फॉर्म को देखना, है ना? इसमें 4 एटम तुमको एक ही प्लेन में दिख रहे होंगे, ये 4 एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, और ये वाला एक हाइड्रोजन उस प्लेन से ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन उस प्लेन के क्या है, नीचे। ठीक है, दिख रहा है नीचे? इसका जब फोटो बनाते हैं ओरिजिनल, ऐसे ऐसे फोटो बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। ऐसा बनता है एक्चुअल में, हाँ। इसको अपन चेयर फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? चेयर फॉर्म। ठीक है, इसमें से कौन सा फॉर्म पानी पे तैरेगा? दोनों ही। साइक्लोहेक्सेन पानी से हल्का होता है, दोनों ही फॉर्म पानी तैरेंगे, खाली बोट वाला नहीं तैरेगा। ठीक है, सब तैरते। ठीक, क्या? थोड़ा सा पे अपना ह्यूमर लेवल बढ़ाने की जरूरत है। बट अब चेयर फॉर्म में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 टाइप के तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई देंगे, 2 टाइप के। एक वो जो कि इस रिंग से दूर जा रहे हैं, आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा, ये सारे हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सब रिंग से दूर जा रहे हैं। दूसरे वो या तो वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसा ऊपर की तरफ, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड है। दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ये जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं, इन सभी हाइड्रोजन्स को, ये जो हाइड्रोजन है ना, इन सभी हाइड्रोजन को हम लोग एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं। कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं? एक्सियल। और जो यहां पर देख, देखो ध्यान से, ध्यान से देख, ये एक ऊपर जा रहा है और एक दूर जा रहा है, फिर इसमें एक नीचे जा रहा है और एक दूर जा रहा है, फिर एक ऊपर जा रहा है, एक दूर जा रहा है, फिर एक नीचे जा रहा है, एक दूर जा रहा है, फिर ऐसे ही। तो जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं 3 ये, और ये 3 ये नीचे, इनको अपन क्या बोलते हैं?
एक्सियल हाइड्रोजन। और जो ये जो दूर जा रहे होते हैं ऐसे अलग कलर से बना देते हैं। इन सब को हम कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहां पे कोई बल्की ग्रुप रखता हूं, बड़ा ग्रुप इस पे, और यहां पे बड़ा ग्रुप रखता हूं, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको इक्वेटोरियल पे रखता हूं, इसी सेम जगह पे ध्यान से देखना, इस जगह और इस जगह में, यहां बल्कि ग्रुप अगर मैं रखता हूं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर उन्हीं दोनों को मैं इक्वेटोरियल पे रख दूं तो उनके बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमेशा बल्कि ग्रुप्स को हम लोग साइक्लोहेक्सेन में कौन सी पोजीशन पे रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। यहाँ दो पोजीशन होती है, और इस चेयर फॉर्म में भी हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 109.5 का। तो चेयर फॉर्म में भी जो एंगुलर स्ट्रेन है वो कितना होगा बे? 0। तकलीफ में हो? तोड़ना नहीं। और ऐसे इसके बाद भी जो ये वाला बनता है, इसमें भी एंगुलर स्ट्रेन क्या आएगा? 0, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बे? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फोटो ले रहा है इसकी, तुरंत कैमरे पे हाथ पहुंचते हैं। मैं तुझे ही कह रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे ज्यादा साइक्लो, अगर मैं बात करूं साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला दिख रहा है? इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी सबसे ज्यादा? क्योंकि अब इसके बाद जब बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल बल्की होता जाएगा, और बल्कीनेस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। कहा था बिना उसके फोन के तो रह ही नहीं सकते। तुरंत फोटो क्या करेगा? उसका फोटो लेकर तो ऑनलाइन सर्च करेगा, चेयर फॉर्म तो दिख जाएगा, है ना? पढ़ने में फोकस कर ला। और इसमें एंगुलर स्ट्रेन क्या है सबसे ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? सबसे कम। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है? धीरे धीरे घटती है। ठीक है, दिख रहा है? तो जो ग्राफ बनता है ना, इसमें इस टाइप का बनता है। 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, और 7 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग, इस टाइप में स्ट्रक्चर है। तो जो स्टेबिलिटी होता है थर्ड की बहुत कम होती है, फोर्थ की उससे ज़्यादा, 5 की उससे थोड़ी सी ज़्यादा, 6 की थोड़ी सी और ज़्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जो स्टेबिलिटी है वो घटती। समझ में आ रही है बात? तो थर्ड की स्टेबिलिटी बहुत कम, 4 की उससे ज़्यादा, 5 की उससे भी ज़्यादा, और 5 और 6 में ज़्यादा गैप नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम निकालोगे ना एंगुलर स्ट्रेन, तो थर्ड वाले में 24 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन है, और फोर्थ वाले में 9 डिग्री का, ऑलमोस्ट 10 डिग्री का। इसमें 25 और इसमें 10 के ऑलमोस्ट। ठीक है। तो 25 से 10 हो गया तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर 10 से क्या हो गया? 0.5 पे, 0.75, ये बहुत ही कम। और फिर 0.5 से ये क्या हो गया? 0। तो ये जो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड की रिंग होती है ना, उनमें स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 5 और 7 में कौन ज़्यादा स्टेबल। ठीक, चिंता मत करना, आएगा भी तो कह देना 5 वाला। ठीक। तो 5 6 वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। बाकी सबकी स्टेबिलिटी कम रहती। तकलीफ में हो क्या? अरे वो दे दो भाई, उसको देख लेगा। समय कितना बचा है? समय समाप्त हो गया। ठीक। हाँ, एक ट्विस्टेड बोर्ड भी होता है इसमें, पर अगर मैं ट्विस्टेड बोर्ड बनाऊंगा तो वो टूट जाएगा, इसलिए ट्विस्टेड बोर्ड नहीं बनाया मैंने। ठीक है। ट्विस्टेड बोर्ड भी दिखा दूंगा, पहले ये चेयर फॉर्म देख लेने दो सब। समय समाप्त हो गया। अरे फोटो ऑनलाइन मिल जाता है यार, तुम क्या उसकी फोटो ले रहे हो? कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अगली क्लास में। अगली क्लास में एल्कीन्स पढ़ाएंगे। एल्कीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। टेस्ट में आ रहा है? हाँ, तो जितना आ रहा है उतना कर लेना। ठीक है। कल तुम लोग का टेस्ट है ना? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक? 10 से 1 है। हाँ ठीक है। कोशिश करना कि थोड़ा
बारिश से बचने के लिए छाता वगैरह ले लेना, क्योंकि कल और परसों बारिश लिखा हुआ है ना वेदर फोरकास्ट में। तो और ठंडी बढ़ती है, तो इसमें थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तबीयत खराब होती है।